Hello students, good morning all of you. Today we will discuss about calculation of number of constituents per unit cell. इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट सेल में टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, कितने एटम होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे और हमने कौन सी क्रिस्टल सिस्टम लेना है। हम बात कर रहे हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की। हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स थे, उनमें से हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक ही है, तो हम जितने भी यूनिट सेल लेके चलेंगे सारी की सारी कौन सी होंगी, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होंगी। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमने निकालने हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थी, उस यूनिट सेल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। हमने इसकी पिक्चर बना सकते हैं। हम एक क्यूबिक यूनिट सेल ले लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है हम वो लेके चलते हैं। ये हो गई। इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है वो कहां पर प्रेजेंट है बेटा, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। इसमें जो एटम्स हैं वो एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स के ऊपर। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या कहता है कि भाई अब दिखने में तो हमें क्या लग रहा है कि भाई टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 एटम हो गए या 8 मॉलिक्यूल्स या 8 आयन, कुछ भी कह लो, 8 पार्टिकल्स हो गए, तो एक यूनिट सेल में कितने हो गए, 8 हो गए। बट ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये जो यूनिट सेल है ये किसी दूसरी यूनिट सेल से, तीसरी से, चौथी से जुड़ी हुई होगी, और उनके जो कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर भी क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब आप अज्यूम करो, इमेजिन करो कि आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं उसमें से एक कॉर्नर को उठा लो। जैसे कि जो हम ऊपर की तरफ है हमने उस कॉर्नर को उठा लिया, तो अब चेक करो कि उस कॉर्नर से लगते हुए कितने रूम्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, जो हमने टॉप मोस्ट को कोई भी ले सकते हो, हमने अज्यूम कर लिया हम टॉप वाला कॉर्नर ले रहे हैं, तो चेक करो उस कॉर्नर से लगते हुए कितने रूम्स बन सकते हैं। जैसे कि एक ये रूम है, ये इसका कॉर्नर हो गया। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि भाई जब बगल वाला रूम बनेगा तो बीच में गैप आएगा, ये जो कोना है ये उसका भी हिस्सा होगा। जो इसके पीछे रूम्स बनेंगे वो भी इसके कॉर्नर के साथ ही जुड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक कॉर्नर है वो 4 का हिस्सा हो गया। अब 3D की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बनेगा, है ना। तो जब इसके ऊपर बनेगा तो वो तो है नहीं कि भाई वो जो ऊपर रूम बनेंगे वो हवा में बन जाएंगे, इसके ऊपर ही तो रहेंगे, है ना, इसके ऊपर ही एग्जिस्ट करेंगे, वो लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक कॉर्नर था, ये एक कॉर्नर 8 रूम्स के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर मैं यूनिट सेल की लैंग्वेज में कहूं, द कॉर्नर ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। So each unit cell receive only 1/8 of part। मतलब कि एक यूनिट सेल को सिर्फ और सिर्फ कितना हिस्सा मिलेगा, 1/8 पार्ट मिलेगा उसको। आई बात समझ में कि ये 1/8 कैसे आया, क्योंकि ये जो एक कॉर्नर था वो एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल से के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब कि एक कॉर्नर के 8 पार्टनर हो गए, तो एक को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/8, है ना। होता है ना सिंपल सा। अगर कोई हमारे पास कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंपनी है, उस कंपनी के 2 पार्टनर है, तो एक का हिस्सा कितना होगा, 50%, मतलब हाफ होगा। तो यहाँ पर जो एक कॉर्नर है उस एक कॉर्नर के 8 पार्टनर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक का हिस्सा कितना आएगा बेटा, उस एक के हिस्से आएगा 1/8। क्लियर है। तो अब इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं कि each corner of a simple unit cell is shared by 8 unit cell। समझ में आया। So each
unit cell gets 1/8 part of atom, है ना, या 8th part of particle। समझ में आया? मतलब एक कॉर्नर की वजह से उसको कितना हिस्सा मिलेगा? 1/8। तो अब ये जो हिस्सा है ये भी 1/8, इसकी वजह से भी 1/8, इसकी वजह से भी 1/8, इसकी वजह से भी 1/8, तो जितने भी हैं उन सभी की वजह से 1/8। तो टोटल कितने हुए? ठीक है, सो टोटल एटम्स या टोटल पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू टोटल 8 कॉर्नर्स है मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर? मतलब कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ कितने एटम है? एक एटम है। पर यूनिट सेल दिखने में तो कितने थे? 8, बट सभी का हिस्सा कितना था? 1/8। तो टोटल कितने रिसीव किए उसने? सिर्फ एक पार्टिकल ही उसने रिसीव किया। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। सेकंड आता है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर ये कह लो नॉन प्रीमिटिव में अलग अलग टाइप के थे ना, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर पे है हमारे पास नॉन प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, और उसमें भी फर्स्ट है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स होंगे? अब हम जानते हैं कि भाई जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो कहां पर होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं एंड 6 फेस होते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेस। जो पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट होंगे बेटा? 8 कॉर्नर पे होंगे और 6 फेसेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हमें कॉर्नर की वजह से तो हमें पता ही है भाई जो कॉर्नर पे एटम है वो 8 एटम से डिवाइड हो रखा है ना, शेयर हो रखा है, तो पर एटम कितना मिलेगा? 1/8 मिलेगा। अब हम बात करते हैं फेसेस की। ठीक है, तो मैं पहले लिख लेता हूं, ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 unit cell. So, due to corners, total atoms per unit cell कितने हो जाएंगे? ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे ना बेटा। कॉर्नर की वजह से तो हुआ 1। अब बात करते हैं फेस की वजह से। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं फिर से, फेस कॉर्नर की वजह से तो हमने बात कर ली, अब हमने बात करनी है इसकी वजह से, फेस की वजह से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉर्नर तो हो गए। अब बात कर लेते हैं फेस की। 1 2 3 4 5 6, मैंने बताया था ना अपने लास्ट वीडियो में कि जो फेस का मतलब वाल की बात हो रही है। टोटल कितने फेसेस होंगे? 6 फेस होंगे। अब मैं इसको कैसे समझाता हूं कि अब अज्यूम करो रूम में जो फेस है, मतलब जो वाल है, जैसे ये बोर्ड आपको दिख रहा है ना, इस बोर्ड की जगह पे विंडो होती। ठीक है, तो अब ये बताओ कि अगर यहाँ पर विंडो होती तो कितने रूम में ये विंडो दिखाई देती? भाई इस रूम में तो ये विंडो है ही। अब ये विंडो इस दीवार के अंदर है, तो जो इसके पीछे वाला रूम होगा वो भी इस विंडो का यूज कर सकता है कि 2 रूम है, 2 रूम के बीच में विंडो है ना, 2 रूम है, 2 रूम के बीच में विंडो होगी, तो दोनों के दोनों रूम की विंडो होगी ना, वो तो कह लो, चाहे इस रूम की विंडो कह लो, चाहे उस रूम की विंडो कह लो, कोई तीसरा या चौथा रूम तो उसको शेयर नहीं कर पाएगा ना। वो दो रूम है, जिन 2 रूम्स के बीच में वो जो विंडो है वही तो उसको शेयर करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जो फेस के ऊपर जो एटम रखा हुआ है
उसको कितने एटम शेयर, कितने यूनिट सेल शेयर करेंगी, उसको 2। तो एक के हिस्से में कितना आया, 50%, है ना। तो यहां पर क्या कहता है कि एटम या पार्टिकल प्रेजेंट एट फेस सेंटर is contributed या is shared by 2 unit cell. So contribution of each unit cell कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 1/2। 50% मिला ना, एक का 50%, दोनों का पूरा हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स, है ना, ड्यू टू फेस कितने हो जाएंगे, टोटल फेस कितने हैं, 6। सभी का हिस्सा कितना है, 1/2, 3। ठीक है, मतलब फेस की वजह से पार्टिकल हो गए 3 और कॉर्नर की वजह से पार्टिकल हो गया 1। हैंस टोटल एटम्स या टोटल पार्टिकल्स इन एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, 1 + 3 = 4 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, हमने बिल्कुल एक एक करके इनको सोल्व कर लेना है, हो जाएगा ये। अब इसके बाद आता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब कि जो एटम है वो कॉर्नर पर तो है ही, साथ में वो कहां पर रखा है, उस यूनिट सेल की बॉडी सेंटर पे, मतलब कि उस रूम के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो लिख सकता हूं मैं, इन बीसीसी atoms are present at corners as well as, और कहां पर रखा हुआ होगा बेटा वो, as well as body center, at body center। ठीक है, फिर से कॉर्नर की वजह से तो कितने कॉर्नर होंगे, 8। सबका हिस्सा कितना होगा, 1/8, तो टोटल कितने हिस्सा मिलेगा उसको, 1, है ना। तो मैं लिख सकता हूं, ड्यू टू कॉर्नर्स द एटम्स पर यूनिट सेल कितना मिल जाएगा बेटा, फिर से भाई 8। अब जो एटम बॉडी पे रखा हुआ है, ठीक है, नाउ अब जो बॉडी सेंटर पे है, 1 एटम इज प्रेजेंट at body center and it is shared only by that unit cell. So due to body center, number of atoms ये चीज समझ में आई आपको। तो क्या कह रहा है ये कि भाई जो बॉडी सेंटर है, सोचो अब रूम के बीच में तुमने कुछ भी रख दिया है, रूम में फैन भी लगा हुआ है, लाइट भी लगा हुआ है, तो क्या उस रूम के बीच में जो फैन लगा हुआ है, उस फैन को कोई और रूम कंट्रीब्यूट कर सकता है? रूम में कुछ भी चीज है, क्या दूसरा रूम उसको शेयर कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, वो तो रूम के अंदर है ना। तो अब कहता है कि जब वो कोई और उसको शेयर ही नहीं करेगा तो पूरा 100% उसी को मिलेगा ना, तो वो चीज हो गई। तो जो एटम बॉडी सेंटर पे है वो कंप्लीट उसी की होगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी 1 + 1 = 2। ये हमारा आ गया। बीसीसी में कितने एटम्स होंगे बेटा? 2 होगा। एक तो हो गया कॉर्नर की वजह से और एक हो गया बॉडी सेंटर की वजह से। नंबर 3 आता है हमारे पास एंड सेंटर्ड,
बेटा ये सिर्फ जो एंड सेंटर है न्यूमेरिकल्स के लिए है, ठीक है। हमने कल देखा था कि जो एंड सेंटर है वो एंड सेंटर क्यूबिक नहीं बनाता है, मतलब आप उसको ये नहीं कहोगे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, गलत हो जाएगा। मैं उसको सिंपल क्या लिखूंगा, सिंपल, ठीक है, एंड सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं उसमें एटम्स कहां पर रखे होते हैं, कॉर्नर्स पे रखे हुए होंगे और एंड सेंटर पे, ठीक है। इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल particles are present at corners as well as at end center, ठीक है। जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर्स पे भी रखे हुए होंगे और वो एंड सेंटर पे भी रखे हुए होंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई है, ठीक है। तो अब फिर से वही करते हैं। अब ड्यू टू कॉर्नर्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे बेटा, वो 1 हो गया। अब बात आती है हमारे पास कि भाई ये तो हो गई, अब जो एंड सेंटर का मतलब क्या था, एंड सेंटर में एटम्स कहां पर रखे जाते हैं, एंड सेंटर में जो एटम्स होते हैं वो अपोजिट फेसिस पे रखे जाते हैं, है ना। इन एंड सेंटर यूनिट सेल एटम्स या पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली टू अपोजिट फेसेस, ठीक है। कोई भी 2 अपोजिट फेस ले सकते हो, सिर्फ उसी पे रखे जाएंगे। अब फेस की वजह से कितना शेयर मिलता है, 1/2। टोटल फेस हमने लिए हैं कितने हैं, 2, तो कितना हिस्सा हो जाएगा। सो नंबर ऑफ एटम्स ड्यू टू 2 फेसेस, अब 2 फेस है, एक फेस का कितना हिस्सा होता है, हम पहले पढ़ चुके ना ये। भाई फेस का मतलब क्या हो गया कि दीवार पे कुछ लिखा हुआ है ना, दीवार के ऊपर कुछ प्रेजेंट है। जैसे हमने विंडो मानी थी, तो अब वो दीवार पे जो विंडो होगी वो 2 रूम में डिवाइड होगी, इस रूम में भी डिवाइड होगी और जो दूसरा पीछे वाला रूम होगा उसमें भी विंडो बनेगी, है ना। जैसे गेट नहीं होते हैं, हमने किसी रूम में जो गेट होता है, तो वो जो जैसे रूम में गेट है, वो गेट किसमें खुलेगा, लॉबी में खुलेगा वो, है ना। तो वो जो गेट है वो लॉबी में भी है और वही गेट उस रूम का भी होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से समझना है इसको। तो कितना हो गया हमारे पास, ये 1 हो गया। तो हैंस टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए हमारे पास, हैंस टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। हम इसको क्यूबिक नहीं बोल रहे हैं, इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो 1 + 1 = 2 आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, बात कई बार मैंने कहा था कि एज सेंटर्ड यूनिट सेल कुछ भी नहीं होती है, बट बिल्कुल एटम्स एजिस के ऊपर जरूर रखे जाते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल एज के ऊपर रखा हुआ है, अगर कोई पार्टिकल एज के ऊपर रखा हुआ है तो एक यूनिट सेल को कितना शेयर मिलेगा, ठीक है। सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए ही है ये। अगर कोई पार्टिकल एज के ऊपर रखा हुआ है तो कितने यूनिट सेल उस एज को शेयर करेंगे, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, contribution of particles present at edge center, जो पार्टिकल एज सेंटर पे है उसका कितना कंट्रीब्यूशन बनता है। अब जो टोटल एजिस होती कितनी है भाई, टोटल एजिस कितनी होती हैं, 12 होती है। अब जो एक एज है, मतलब मैंने कहा ना एज का मतलब क्या था, किनारा। तो अब रूम में देखो, किनारा देखो, अब उस किनारे से लगती हुई कितनी रूम और बन सकते हैं। पूरा पूरा जो किनारा है ना एज है, जो ऊपर वाला बिल्कुल ऊपर, उसे देखो तो एक रूम, उस किनारे से पीछे वाला रूम और उसके जस्ट 2 रूम ऊपर, है ना। तो टोटल 4 हो सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम
कि each as shared by 4 unit cell. So contribution of each unit cell कितना हुआ each unit cell का 1/4. Hence total atoms total particles due to ages कितने हो जाएंगे 12 थे 1/4 इज इक्वल टू 3. तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना. और सबसे बड़ी चीज ये है कि तुम्हें जो इमेजिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है. क्योंकि अभी तो ये बहुत सिंपल टॉपिक चल रही है, आगे अभी और भी टॉपिक आने वाले हैं. ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. अगर तुमसे एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा गया तो वो आपसे न्यूमेरिकल्स जरूर पूछ सकता है इस टॉपिक पे. आपने घर पे प्रैक्टिस भी करनी है बहुत अच्छे से. तो हम इस यहां से क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. अब जो कंपाउंड होता है, जैसे कि मैं बात करूं CH4 है ना, कंपाउंड है ये. तो इस कंपाउंड में जो 1 और ये जो 4 है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है ना, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं. तो स्टोइकियोमेट्री तो कहता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, जो फेस पे थे कहीं पर भी थे, वो उनका जो रेशियो होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होगा. ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका जो रेशियो होगा, ठीक है, उनका रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होता है. तो इसीलिए वो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम उनका फॉर्मूले से हम वहां से फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निकाल सकते हैं. जैसे मैं समझाने के लिए क्या होगा कि अज्यूम करो कि हमारे पास किसी कंपाउंड में 2 पार्टिकल है A और B है. ठीक है, तो जो पार्टिकल A है वो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, और जो पार्टिकल B है वो प्रेजेंट है ओनली फेस सेंटर पे. ठीक है, सिर्फ फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं है, ओनली कहां पर है, ये फेस सेंटर पे है. तो भाई अब इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो किसके इक्वल होगा, स्टोइकियोमेट्री का. मतलब कि इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो हमें क्या बताएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. तो A एटम्स है वो कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. तो 8 कॉर्नर होते हैं, सबका हिस्सा कितना होता है 1/8. मतलब A के कितने एटम्स हो गए, 1 हो गए. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A पर यूनिट सेल 1. अब जो एटम जो B है वो कहां पर है, फेस पे. टोटल फेस कितने होते हैं 6, और हर एक का शेयर कितना होता है 1/2. तो मैं लिख सकता हूं ना कि जो नंबर ऑफ एटम्स है किसके, B. आई बात समझ में. तो यहां से इनका जो रेशियो हो गया, वो रेशियो क्या हो गया, A और B के एटम्स का रेशियो 1:3. तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, A1B3. ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया. बस तुम्हें इतना सा काम करना है और तुम्हारे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे. आई बात समझ में. तो बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को बहुत ही माइन्यूटली समझना है, बहुत ही डीपली करना है, और कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए. अगर फिर भी किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट होगा, वो डाउट आप मुझे पिक्चर भेज सकते हो कैसे भी, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियरली हो जाएगा. ओके, तो अच्छे से करते रहो, पढ़ते रहो. थैंक यू.